आज हम डिस्कस करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। चैप्टर हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 2 एनसीईआरटी का। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए मतलब कि डीएनए कैसे पैक्ड होता है, चाहे हम प्रोकैरियोट्स की बात करें चाहे हम यूकैरियोट्स की बात करें। ठीक है, हमारे पास तो बहुत बड़ा डीएनए है। अब उसको पैकेजिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ठीक है, क्यों हम पैक कर रहे हैं इस डीएनए को, क्या ज़रूरत है हमें? तो सपोज़ करो हमारे पास बहुत बड़ी रस्सी है, ठीक है, उसकी जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। अब इतना सा हमें कोना दे दिया, इसमें हमें रखना है, तो कैसे हम फोल्ड करके नहीं रखेंगे एक जगह, तब जाके ये एडजस्ट होगी, है ना। तो वैसे हमारा डीएनए भी बहुत लेंथी होता है, ठीक है। उसको समझ लो एक बॉल है, ठीक है, उस पर ऐसे रैप करके हमें रखना पड़ता है यूकैरियोट्स में। तो ऐसे इसकी पैकेजिंग होती है, इसी वजह से हम पैक करते हैं डीएनए को, ताकि वो एक जगह एडजस्ट हो जाए, क्योंकि इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है। ठीक है, चलो बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है पैकिंग। देखो, जैसे ये हमने इकोलाई बना लिया। इकोलाई क्या है? बैक्टीरिया, ठीक है, और जो कि प्रोकैरियोट है। अब इसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल कैसे पड़ा होता है? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ कहाँ होता है? देखो, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसमें साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट नहीं होती, तो ये जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। ठीक है, और जिस रीजन में होता है तो उसी रीजन को क्या कह देते हैं हम? न्यूक्लियोइड रीजन। और जबकि यूकैरियोट्स की बात करें तो वहाँ कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये तो समझ आ गया डिफरेंस कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोट्स में कहाँ प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में कहाँ प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूक्लियस के अंदर होता है और इसमें न्यूक्लियोइड रीजन में। ठीक है, अगर हम इकोली की बात कर रहे थे तो ये ई कोलाई की जो लेंथ है जनरली कितनी होती है? 2 से 3 माइक्रोमीटर। ठीक है, बट अब इसी के डीएनए की बात करें तो हम इसकी लेंथ होती है 1100 माइक्रोमीटर। इसकी लेंथ तो बहुत ज़्यादा है, सेल की लेंथ तो इतनी कम है, तो ये कैसे एडजस्ट हुआ होगा? तो पैकिंग की गई होगी तभी तो इसमें एडजस्ट हो पाया होगा, है ना। अगर इस कॉइल्ड डीएनए को अगर हम ओपन करें, ठीक है, ओपन करेंगे, अगर कैसे ओपन करेंगे? ये दोनों जो एंड है दोनों को ज्वाइन कर देते हैं और सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, अगर इस एंड को हम ज्वाइन कर दें तो एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा इस टाइप का। ये दोनों स्ट्रैंड्स हमारी ओपन हो गई, ठीक है, और ज्वाइन कर दिया दोनों एंड से हमने, तो ये सर्कुलर डीएनए हो गया। सर्कुलर डीएनए, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसके ऊपर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स अटैच होती हैं। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, क्या? डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, अगर सोचो हम इस प्रोटीन से अंदर की ओर ऐसे फोल्ड करने की कोशिश करें तो क्या ये लूप जैसा नहीं बन जाएगा? ऐसे ऐसे इसको अंदर की तरफ फोल्ड करें हर प्रोटीन से, ठीक है, लूप बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखते स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा लूप फॉर्म में। ठीक है, फिर क्या है कि इसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जिसकी हेल्प से हमने कॉइलिंग की, वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स मतलब वो हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं होंगे। हिस्टोन हमारी प्रोटीन किस में प्रेजेंट है? हमारे यूकैरियोट्स में पैकेजिंग का काम कर रही है, बट इसमें हमारी हिस्टोन प्रोटीन नहीं है।
नॉन हिस्टोन प्रोटीन, बट ये एक्ट बिल्कुल काम वैसे ही करेगी हिस्टोन की तरह ही, लाइक स्टोन, बट हिस्टोन नहीं है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। अब इसका हम सुपर कॉइल अगर करें तो उसके लिए 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसकी सुपर कॉइलिंग और कॉइलिंग कर दें और पैक करना है, हमें इसे सुपर कॉइल करना है अगर, तो जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो 2 एंजाइम होते हैं। एक होता है गायरेज, एक टोपो आइसोमरेज। तो फर्दर ये जो अगर एक लूप को देखें तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे, और स्पाइरल ये हो जाएगा, ठीक है, सुपर कॉइल हो जाएगा। इस तरह से प्रोकैरियोट्स में डीएनए पैक होता है, ये सुपर कॉइल हो जाएगा और ये पूरी कॉइल हो जाएगी, और कम जगह पे ये डीएनए की जो इतनी ज़्यादा लेंथ वाला डीएनए है वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, ये तो हो गई प्रोकैरियोट्स की बात। लेट्स डिस्कस अबाउट यूकैरियोटिक डीएनए। बेस पेयर्स, 2 कॉन्जिगेटिव बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है 0.34 इंटू 10⁻⁹ माइक्रोमीटर, ठीक है, इतना डिस्टेंस होता है। अगर एक टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, तो वो कितना है 6.6 इंटू 10⁻⁹ माइक्रोमीटर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ डीएनए। किसकी बात कर रहे हैं हम, मैमेलियन सेल की, ऑफ मैमेलियन सेल। तो क्या करते हैं, ये जो हमारी वैल्यू है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स का जो डिस्टेंस है, मल्टीप्लाई में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, मल्टीप्लाई अबव बोथ, तो हमें क्या मिलेगा 2.2 मीटर लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ डीएनए 2.2 मीटर। तो समझो क्या होता है यूकैरियोट्स में, हमें पता चल गया यूकैरियोट का जो मैमेलियन सेल का जो डीएनए होता है वो कितना होता है 2.2 मीटर्स। अब उसको एडजस्ट करना रहता है, ठीक है, वही बात आ गई, इतनी बड़ी रस्सी दे दी आपको, ठीक है, उसे लपेट दो, या मांझा होता है जैसे, ठीक है, उसे क्या करते हैं हम चक्री में लपेट देते हैं, तो वैसे ही, तो उसे ही वैसे लपेट के हम पैक करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, कम जगह ले लेगा, ठीक है। तो अब ये जो डीएनए है हमारा, ठीक है, डबल हेलिक्स, ये जो हमारा डीएनए प्रेजेंट है, इसको क्या करेंगे, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये तो हमारा डीएनए हो गया, ये है 2.2 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करना है, और ये होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। अब इसको किस पे लपेटेंगे, मैंने वही बताया, जैसे बॉल ले लो उसके ऊपर लपेट दो, ठीक है, या माला देखा होगा आपने, एक मोती दूसरा मोती, ठीक है, तो एक मोती पे अभी धागा लपेटना हमें, ठीक है, फिर दूसरे मोती पे धागा लपेटेंगे। तो वैसे ये प्रोटीन को हम जैसे मोती मान लेते हैं और धागे को हम डीएनए मान लेते हैं। ये हमारा मोती हो गया, इस पे हमने धागा डाला, ठीक है, ये हमारा डीएनए हो गया। यहाँ पे जो प्रोटीन होंगी वो कौन सी होंगे, उसे क्या कहेंगे, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। याद करो हम यूकैरियोट जो प्रोकैरियोट था उसमें तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स यूज़ कर रहे थे, जो हिस्टोन की तरह काम कर रहे थे, बट यहाँ कौन सी प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होंगी। और ये किन अमाइनो एसिड से बनी होंगी,
ये प्रोटीन्स जो हैं 2 अमाइनो एसिड से बनी होंगे। आर्जिनिन, सेकेंड वन इज लाइसिन। ये 2 अमीनो एसिड्स का यूज़ करके ये प्रोटीन्स बनी है। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट H1, सेकेंड H2A, थर्ड H2B, H3, H4। अब ये प्रोटीन्स कैसे लगी होती हैं? ठीक है, देखो ये डबल डबल फॉर्म में लगी होती है। अगर ये H2A है तो इसके साथ एक और H2A होगी, H1 लगी है तो एक और H1 होगी। ठीक है, सबके डुप्लीकेट होगा, 2 चीज़ें होंगी, 2 होंगे। ठीक है, एक कॉपी और होगी, ऐसे 2 प्रोटीन होंगे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा कुछ। ठीक है, ये पीछे भी लगा होगा, इधर भी लगा होगा। तो ये ऑक्टामर स्ट्रक्चर बना लेगा, इस तरह के 8 प्रोटीन्स, क्योंकि ये टोटल हो गया 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, अब इसी की 4 × 2 8 प्रोटीन। ठीक है, ऑक्टामर स्ट्रक्चर बना लेगा। अब इसी में क्या आएगा? DNA। अब DNA इस पे आके ऐसे रैप हो जाएगा, इसी पे रैप होगा, रैप होके ऐसे थोड़ा सा DNA बाहर आएगा, इसी में रैप हो जाएगा। और ये जो DNA बाहर आएगा एक्स्ट्रा, इसे कहते हैं, रुको अच्छे समझ, ये देखो ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा ऑक्टामर हो गया। ठीक है, वही हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं। और ये हमारा क्या होगा? DNA जो हमने लपेट रखा है, देखो रैप कर रखा है यहाँ पे, और बाहर भी कुछ निकल रहा है, तो इसे तो कहते हैं लिंकर DNA। अब ये क्या करेगा? इसके आगे फिर ये हिस्टोन प्रोटीन्स और ये DNA, फिर अगला इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? DNA विद दिस प्रोटीन, होल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। इसे पूरा न्यूक्लियोसोम कहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल यही स्ट्रक्चर फिर इस लिंकर DNA से फिर लगेगा। ठीक है, समझ लो ये एक न्यूक्लियोसोम है, यहाँ से लिंकर DNA निकला, फिर इसमें एक और न्यूक्लियोसोम लग जाएगा। ठीक है, फिर लिंकर DNA निकला, फिर एक और न्यूक्लियोसोम लग जाएगा, फिर लिंकर DNA, फिर न्यूक्लियोसोम, ऐसे कई सारे होते चले जाएंगे। ठीक है, तो समझ लो जैसे मोतियों की माला होती है, उस पर बीड्स लगे होते हैं ना, मोती लगे होते हैं, तो वैसी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारी NCERT में मेंशन भी होगा, बीड्स इसे कहा है। इस तरह से ये सारे अरेंज होते हैं न्यूक्लियोसोम्स। फिर इसके नीचे ऐसे और लग जाएंगे। ठीक है, ये और अरेंज होते जाएंगे, फिर ये कंडेंस फॉर्म होके और कंडेंस होके ये क्रोमैटिन बना लेंगे। ठीक है, किस फेस में? इंटरफेस में, सेल साइकिल के, पता होगा आपको। फिर उसके बाद फर्दर कंडेंस होंगे। ठीक है, फर्दर कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बना लेंगे। मेटाफेज में। अब क्या है? हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन, ये दोनों क्या होता है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है कि हमारा कहीं कहीं DNA जो होता है वो ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में होता है। ठीक है, ज़्यादा ही कंडेंस फॉर्म में होता है। ठीक है, और कहीं कहीं
ज़्यादा कंडेंस फॉर्म मतलब डेंसली पैक्ड होता है, ठीक है। ज़्यादा कंडेंस मतलब डेंसली पैक्ड, ठीक है। और यूक्रोमेटिन क्या होता है, तो हमारा जहाँ डीएनए लूजली पैक्ड होता है, बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में नहीं होगा, लूज फॉर्म में होगा डीएनए, और यहाँ एकदम कंडेंस फॉर्म में डीएनए होगा, ठीक है। और जब ये कंडेंस फॉर्म में होता है, एकदम डेंसली पैक्ड होता है, तो जब हम स्टेनिंग करते हैं इस पर, ठीक है, स्टेन करके देखते हैं, तो हमें स्टेनिंग में, अच्छा ये सोचो स्टेन कर रहे हैं हम, ठीक है, एकदम कंडेंस है ये, ठीक है, तो स्टेनिंग इसमें कैसी आएगी, एकदम डार्क नहीं आएगी। तो इसमें जब हम स्टेन करके देखते हैं तो स्टेनिंग जो होती है इसकी डार्क आती है। और जबकि अगर इसमें हम लूज़ जो पैक है, लूज़ कंडेंस है, दूर है, जब इसको स्टेन करेंगे तो इसका स्टेन हल्का आएगा, लाइट स्टेन, और इसका डार्क स्टेन। अगर हम ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव और एक्टिव की बात करें, तो जो हमारा हेटेरोक्रोमैटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्टिवली इनएक्टिव होता है, और जबकि हमारा यूक्रोमैटिन जो है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। तो क्या होता है कि जो, तो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव मीन्स कि ये फर्दर जो प्रोटीन है, प्रोटीन तेज़ी से प्रोटीन नहीं बनाएगा, इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव मीन्स आरएनए नहीं बनेगा, देन प्रोटीन नहीं बनेगा, इसमें आरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, क्योंकि ये इनएक्टिव होता है। और जबकि यूक्रोमैटिन में क्या होता है, ये हाईली एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, इसके जीन्स ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, ठीक है, और ये ट्रांसक्रिप्टिवली एक्टिव होता है, तो इसमें आरएनए तेज़ी से बनेगा, फिर प्रोटीन भी बन जाएगा, ठीक है, जबकि इसमें नहीं बनेगा। यही दोनों में डिफरेंस होता है। थैंक यू, अगला हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।